Okay. Good afternoon, everyone. Yesterday we were discussing sale by a possession, sale by a person in possession under a voidable contract, right? And there was some network issue, so we couldn't continue. Okay. अब मैं आपको voidable contract rather समझा रही थी that you remember that there was Mr. A and Mr. B. ठीक है? Mr. B A के घर पे जाता है और A को थ्रेटन करता है, ठीक है, या धमकियां देता है, वॉर्न करता है कि आप ये जो आपके कार के पेपर्स हैं उस पर साइन करो, ओके, सो दैट कार मेरी हो जाए, किसकी, बी की हो जाए. सो बी इज इन शॉर्ट थ्रेटनिंग मिस्टर ए. Now, yesterday I told you that in such cases, A has two options, right? A has two options. Either he will sign the contract, है ना? मतलब he will fear the threats which are given to him, and he will end up signing the contract. और ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि वो मिस्टर बी की धमकियों से नहीं डरेगा, करेक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा. Now, in this particular point, we are talking and specifically speaking of the first option. ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि A got scared of the threats and in that process उसने यहाँ पर अग्रीमेंट में साइन कर लिया. ठीक है, उसने A ने अग्रीमेंट पे साइन कर लिया. अच्छा, अब जो अग्रीमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट है, दिस इज अ क्लीन डॉक्यूमेंट. इसमें ऐसा लिखा हुआ है दैट आई मिस्टर A willingly transfer the car to Mr. B. ठीक है, and Mr. B also accepts. और दोनों के नीचे सिग्नेचर्स हैं. तो अगर ये अग्रीमेंट कोई थर्ड पार्टी पढ़ता है तो उससे 1% भी समझ नहीं आएगा कि क्या मिस्टर बी ने थ्रेटन करके कार ली है या एक्चुअली में उसने खरीदी है. करेक्ट, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर अग्रीमेंट, इट्स अ क्लीन एंड प्योर अग्रीमेंट. तो अब ए ने तो साइन कर दी, तो अब कार की पोजेशन किसके पास आ गई, बी के पास आ गई, है ना, कार बी के पास ट्रांसफर हो गई. अब बी ने क्या किया, बी ने ये कार जाके मिस्टर सी को सेल कर दी. क्या कर दी, मिस्टर सी को सेल कर दी. अब मिस्टर सी को ये प्रीवियस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ओके, कि बी ने ये कार कहां से खरीदी, कैसे खरीदी, किस तरीके से खरीदी. सी इज कंप्लीटली अनअवेयर एंड ही फील्स कि बी इज द ट्रू ओनर. तो सी ने ये कार बी से खरीद ली इन गुड फेथ, इन गुड फेथ. ठीक है, किससे खरीद ली, बी से खरीद ली, है ना. सी ने मिस्टर बी से ये कार खरीद ली. अब क्वेश्चन ये आता है जो हम हर पॉइंट के बाद प्रूफ करते हैं, that in this case who's the seller, Mr. B is the seller. I am talking about transaction number 2. मैं ये ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूं. इस केस में सेलर कौन है, Mr. B is the seller. Correct. Now again, is Mr. B the true owner of the car? The answer is no. क्या उसको ओनरशिप लीगली ट्रांसफर हुई थी? The answer is no. So in this case, Mr. B happens to be only the seller of the car. पर मिस्टर बी के पास ओनरशिप है क्या? नहीं. और हम हर पॉइंट में पढ़ ही क्या रहे हैं कि when a person who is selling the car, it may happen कि उसके पास ओनरशिप नहीं हो. It may happen कि उसके पास ओनरशिप नहीं हो. But don't you think in this case सी ने उससे गुड फेथ में खरीदा, तो यानी इसे गुड टाइटल भी मिलेगा. तो अगेन हमारे सारे पॉइंट्स प्रूव हो रहे हैं that B is the seller but he is not the true owner. ठीक है, बट कैन ही सेल द कार फर्दर? द आंसर इज यस. देखो, अब आप ऐसा मत सोचना कि यार इसने तो थ्रेटन करके कार ली थी, नाउ ही कैन नॉट सेल. सी, ए के पास ना स्टार्टिंग में दो ऑप्शंस थे, तो अगर वो सेकंड ऑप्शन एक्सरसाइज करता कि वो बी की धमकियों से ना डरता और साइन नहीं करता, राइट, ही हैड एन ऑप्शन, बट देन व्हाट ही चोज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, है ना. तो ए ने भी डर के मारे साइन कर दिया डॉक्यूमेंट पर, तो अब कार तो बी की हो गई. मैं जब बोलती हूं कि कार बी की हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि बी के पास ओनरशिप आ गया.
ही इज नॉट द ट्रू ओनर, ठीक है, बट व्हाट ही डिड आफ्टर गेटिंग द पोजेशन ऑफ द कार, उसने सी को सेल कर दी, है ना। तो देखो जो भी खरीदेगा, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर सी, तो वो कार के पेपर्स देखेगा, है ना, तो बी के पास तो कार के पेपर्स हैं ऑलरेडी, है ना, एंड दिस इज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जबरदस्ती करके खरीदा था, तो सी को भी ट्रस्ट हो जाता है, सी ऑल्सो बिलीव्स दैट दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर बी एंड ही इज द ट्रू ओनर, सी को ऐसे बिलीव हो जाता है, बट व्हाट इज द रियलिटी, द रियलिटी इज बी इज नॉट द ओनर, बी इज merely the seller of the car, okay, but still he sells the car and the person who buys it, he buys it in good faith, right, उसे वो भरोसा है उसके उसके पास, and he gets a good title also, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, दिस ट्रांजैक्शन ऑफ ए एंड बी, इसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे, जब एक पार्टी को दो ऑप्शंस रहते हैं, व्हेन वन पार्टी गेट्स टू ऑप्शंस and he has to choose. So what did Mr. A chose? Mr. A chose the first option of getting, he got scared of the threats and he signed. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रांजैक्शन कि बी ने थ्रेट्स देके ए से कार खरीदी, तो बी के पास कार आ गई और उसने फर्दर सी को सेल किया, ठीक है। तो सी खरीदने से पहले ऑफकोर्स कार के पेपर्स देखेगा ना, डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो, सो स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर सी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और सारे डॉक्यूमेंट्स पर ऐसा ही लिखा होता है दैट बी इज द ट्रू ओनर, और नीचे ए की भी सिग्नेचर होती है, बी की भी सिग्नेचर होती है, ठीक है। तो सी को बिलीव हो जाता है। सो इन दिस केस द बायर, दैट इज मिस्टर सी, he buys it in good faith and he also gets a good title. This is important to note, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं, you will understand the content. देखो, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन, है ना, यहाँ पर वर्ड पोजेशन लिखा है अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब ए और बी, जब बी ने इसे थ्रेट्स देके कार ली अपने पास, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, बी के पास वो कार की सिर्फ क्या है, पोजेशन है ना, उसने ए से कार ले ली। इज बी द ट्रू ओनर ऑफ द कार? द आंसर इज नो, ही जस्ट गेट्स पोजेशन। इसलिए यहाँ पर टाइटल में क्या लिखा है, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन, यहाँ पर पोजेशन किसके पास है, बी के पास है, और बी फर्दर सेल कर रहा है किसे, सी को। तो यहाँ पर स्टार्ट कैसा हो रहा है सेंटेंस, सेल बाय अ पर्सन in possession, okay, sale by a person in possession under a voidable contract। तो जब बी ने ए को धमकियां दी थी, राइट, सो ए के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो धमकियों से डर के मारे साइन कर लेगा, ठीक है, या तो फिर वो नहीं डर के नहीं साइन करेगा एंड वो बी को खुलेआम कहेगा whatever you want to do you can do, I will not sign the document। he had two options, who had two options, a had two options, but he chose the first option of signing the agreement, ठीक है। अब देखो, let's read। when the seller of goods has obtained possession under a voidable contract, है ना, ही, यहाँ पर बी ने क्या किया है, बी को वो कार की सिर्फ पोजेशन मिल गई है, करेक्ट। सो द पर्सन, व्हेन द सेलर, यहाँ पर बी कौन है, सेलर है, जब वो फर्दर सेल करता है सी को, सो बी बिकम्स द सेलर एंड सी बिकम्स द बायर, करेक्ट। तो आपको ऐसे रिलेट करना है, यू डोंट हैव टू मग अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सेलर मतलब कौन, ठीक है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर बी। सो व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन, राइट, उसको कार की क्या मिल गई थी, पोजेशन मिल गई थी, अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, या किस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन वन पार्टी गेट्स टू ऑप्शंस, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, ठीक है। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड एट द टाइम ऑफ सेल। इसका क्या मतलब होता है ये सेंटेंस का, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ए के पास दो ऑप्शंस होते हैं, कौन से दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो साइन कर लेगा, राइट, साइन करता है मतलब क्या, वो बी की धमकियों से डर गया, राइट, और सेकंड ऑप्शन क्या था,
कि वो साइन नहीं करेगा, ठीक है, वो साइन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड। इस केस में विच ऑप्शन डज ए चूज, ही चूजेस द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसने सेकंड ऑप्शन चूज नहीं किया, अगर वो सेकंड ऑप्शन चूज करता तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता, राइट। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड। रिसेंडेड का मतलब क्या होता है, कैंसिल्ड। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब ए ने सेकंड ऑप्शन चूज करने के बदले ही चोज द फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन क्या था, टू साइन द अग्रीमेंट, राइट। ही डिड नॉट चूज द सेकंड ऑप्शन। अगर वो सेकंड ऑप्शन चूज करता तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता, राइट। तो कैंसिल का मतलब क्या होता है, रिसेंड करना। दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स। सो एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड एट द टाइम ऑफ सेल, द बायर acquires a good title to goods। यहाँ पर बायर कौन है, सी इज द बायर, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर आपको फाइनली कंक्लूजन में क्या दिया है, दैट द बायर ऑफ सच गुड्स gets a good title, buyer acquires a good title to goods, ठीक है। now this is the explanation of the transaction. First now let us read the example which is given over here। देखो, मिस्टर ए ऑब्टेन्ड ज्वेलरी सेट फ्रॉम बी थ्रू कोजन। अब सुनो, मिस्टर ए ऑब्टेन्ड ज्वेलरी फ्रॉम बी, राइट। तो वो उसने बी से ज्वेलरी ले ली थ्रू कोजन। कोजन का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रेशर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोजन, जैसे मैंने आपको नॉट इवन फिजिकल, इट इज समथिंग टॉर्चर करना, थ्रेट्स देना। यहाँ पर मैंने आपको ये बी का एग्जाम्पल बताया था कि वो उसे धमकियां दे रहा था। तो कोर्जन का मतलब क्या होता है, प्रेशराइज करना, फोर्स करना, थ्रेटनिंग और कॉजनिंग टू थ्रेट। थ्रेटनिंग, यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कोर्जन, थ्रेटनिंग और कॉजिंग टू थ्रेट। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, धमकियां देना, हम हिंदी में बोलते हैं, राइट, धमकियां देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्जन, धमकियां देना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, ए ऑब्टेन्ड ज्वेलरी सेट फ्रॉम बी थ्रू कोजन, है ना। तो ए ने, जैसे यहाँ पर बी ने भी ए को धमकियां दी थी, तो सिमिलरली यहाँ पर ए ने बी के घर पे जाके बी को धमकियां दी। फिर बी के पास दो ऑप्शंस थे, राइट। या तो वो ज्वेलरी दे देगा, या तो ज्वेलरी नहीं देगा और कहेगा जो करना है करो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता हूं। पर बी ने कौन सा ऑप्शन चूज किया, बी चोज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ गिविंग द ज्वेलरी, right, because when the person is hearing so many threats, वो ऐसे he cannot act sane, तो वो जो बोल रहे हैं हम वो कर बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर ए ने धमकियां दे के ज्वेलरी ली है बी से, so in that case b has again two options, and out of which he chooses the first option and he gave away all his jewelry, ठीक है। अब आगे देखो, before b could rescind before b could rescind the contract, a sold the jewelry set to c। तो अब यहाँ पर भी देखो थ्री पार्टीज हैं, तो a ने वो ज्वेलरी किससे सेल कर दी, a sold the jewelry to मिस्टर c। अब c को कुछ पता है क्या कि a के पास ज्वेलरी कैसे आई, है ना, या a ने धमकियां दे के ज्वेलरी ली है, नहीं, c को ऐसे कुछ भी पता नहीं है। तो c ने क्या किया, देखो, मिस्टर c इज अनअवेयर ऑफ द कोजन, राइट। सी को तो कुछ भी पता नहीं है कि धमकियां देके ली थी ज्वेलरी और वट एवर। तो सी बॉट इट इन गुड फेथ, ओके। ऑल्सो सी गेट्स अ गुड टाइटल एंड बी कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम हिम। तो जब एक बार ए ने ये ज्वेलरी सी को ट्रांसफर कर दी, है ना, ए ने वो जब ज्वेलरी सी को सेल कर दी, फिर उसके बाद बी पिक्चर से हट जाता है। तो इसलिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, बी कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम हिम। हिम मतलब कौन, सी से। सो वंस द ज्वेलरी इज बिन ए ने वो ज्वेलरी सेल कर दी सी को, सी ने भी गुड फेथ में खरीदी, तो सी को गुड टाइटल मिलेगा। तो अब ज्वेलरी फाइनली किसकी बन जाती है, सी की बन जाती है, ठीक है। तो एक बार सेल ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है तो बी का कोई भी पिक्चर नहीं रहता है। सी आई टेल यू वन थिंग,
सो इन शॉर्ट क्या देखा हमने ये वाले एग्जाम्पल में, दैट इफ वी रिवाइज इट अगेन, A obtained the jewelry from B, okay, by giving threats, by coercion. Coercion का मतलब क्या होता है? धमकियां देना, ठीक है? तो अब ज्वेलरी ए के पास आ गई. अब क्वेश्चन ये है, ज्वेलरी का जो पोजेशन है वो ए के पास है, दैट वी हैव अंडरस्टूड, बट डज द ज्वेलरी बिलोंग टू ए? द आंसर इज नो. ए डज नॉट बिकम द ट्रू ओनर, ठीक है? बट उसने क्या किया, उसने वो ज्वेलरी सी को सेल कर दी. अब सी ने तो गुड फेथ में खरीदी, राइट? सी परचेज्ड इट इन गुड फेथ एंड आल्सो सी विल गेट अ गुड टाइटल. तो यहाँ पर अगेन ये वाले ट्रांजैक्शन में क्या प्रूव हो जाता है कि जो ओनर है, जो ओनर नहीं भी है, क्या वो सेल कर सकता है? द आंसर इज यस. और जो खरीदेगा क्या उसे गुड टाइटल मिलेगा? अगेन द आंसर इज यस. ठीक है? सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप हेडिंग लिख लो अपने बुक में, राइट डाउन द हेडिंग. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. राइट डाउन, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 29. ये एज इट इज फोर्थ पॉइंट का जो हेडिंग है ना, आप अपने बुक में कॉपी कर लो. उसके बाद you can write the example जो यहाँ पर लिखा है and then make this drawing. केजल देखो, अगर आपके पास there is this book, okay, वो बुक आपकी है, मैंने आप पर प्रेशर डाल के वो बुक मैंने आपसे ले ली, ठीक है, और आपने भी दे दी. ओके, यू कुड नॉट, आपने कोशिश की कि आप बुक अपने पास ही रखो, बट देन आई अप्लाइड सम फिजिकल प्रेशर, या मैंने आपको अगेन थ्रेट्स देके वो मैंने बुक ले ली आपसे. अब दुनिया के हिसाब से बुक मेरी है, correct? The ones who don't know that how I have got this book, according to them, this book belongs to me. That means I am the owner of the book. But in reality, do I become the true owner? Have I paid you for this book? Was there any transaction between us? Was there a contract between us? No, right? There was nothing. मैंने तो सिर्फ छीन छपाटा करके मैंने आपसे बुक ले ली. तो क्या मैं उसकी बुक की ट्रू ओनर बन जाती हूँ? अगर ट्रू ओनर अगर हम ऐसे बन जाते, सो डू यू थिंक लोग पैसे देके चीज खरीदते? डू यू थिंक दैट वे? अगर ट्रू ओनर, सी द वर्ड ट्रू ओनर मीन्स अ पर्सन हु इज एक्चुअली द ओनर इन जेन्युइन, इन रियलिटी. तो यहाँ पर अगर हम इसी का एग्जाम्पल देखें और ए और बी का, ए ने कोर्जन करके बी से ज्वेलरी ले ली, ठीक है? सो द वंस हु आर नॉट अवेयर, उनके हिसाब से तो भाई ए इज द ट्रू ओनर, क्योंकि ज्वेलरी ए के पास है ना? बट दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी. ए ने क्या ज्वेलरी पे करके ली उससे? नहीं, ही अप्लाइड सम काइंड ऑफ फोर्स, मेंटल फोर्स, फिजिकल फोर्स, और यू नो मेंटली उसको डिस्टर्ब करके, जैसे धमकियां देना, स्टफ एंड स्टफ, वैसे करके उससे ज्वेलरी ली है ए ने. तो ए ट्रू ओनर बन जाएगा क्या? इवन दो इफ मिस्टर बी हैज चोजन ऑप्शन 1, है ना? मैंने आपको कहा है कि बी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, तो बी ने ऑप्शन 1 चूज किया है, करेक्ट? बट डू यू थिंक इज दिस एनी वे लॉजिकल दैट वी कॉल मिस्टर ए एज द ट्रू ओनर? द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नॉट. इन व्हाट सेंस ना? कोई रीजन ही नहीं है टू सपोर्ट दिस. कोई और डाउट है आपका? Now after this point we are just left with हमारा एक ही पॉइंट बचा है, राइट? दिस थर्ड वन, सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स, सेक्शन 28. सो जल्दी से सेक्शन 29 का जो आप लिख रहे हो वो कंप्लीट कर लो, देन वील बी डन विद दिस पॉइंट एज वेल. सो बाय सैटरडे या मंडे तक ये यूनिट हो जाएगा. सो यू विल बी हैविंग अ टेस्ट. टेस्ट का डेट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बट जस्ट दैट रिमेंबर कि अराउंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक हो ही जाएगा. सो स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशंस. Now one thing which I wanted to inform you all in addition is that
मैंने ये जो आपका टेस्ट हो गया, अब out of like many of you all have performed well, no doubt, but there are some students who have just not understood the questions. Okay, एक बात समझो, ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है? None, there was no question which was a case law, there was no question which was out of your notes, ठीक है? सारे क्वेश्चंस जो सारे 8 के 8 क्वेश्चंस थे, they were from the notes itself. फर्स्ट क्वेश्चन जो था, which are the two things which are excluded from the definition of goods? Now there are some students who have written the answer as the two things which are excluded from the definition of goods are, first उन्होंने लिखा है pledge, second उन्होंने लिखा है mortgage. यार अब समझो, ये जो दो चीजें हैं ना, they have been excluded from SOGA. आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? आपको पूछा है कि गुड्स के डेफिनेशन में कौन सी वो दो चीजें हैं जो एक्सक्लूडेड हैं. आपको ये दो आंसर्स नहीं लिखने हैं, ये दो तो they have been excluded from the chapter of SOGA. आपको पूछा क्या है कि गुड्स के डेफिनेशन में से कौन सी दो चीजें which have been excluded. So understand that there was just, it was just a simple question था एकदम. तो आंसर क्या है? money and actionable claims. That's it you all had to write about. Also I think मैंने आयुषा का पेपर भेजा था राइट ऑन द ग्रुप, so that you all can refer it. तो वो आज अगर आपने अब तक नहीं देखा है, so it's just a request कि वो पेपर एक बार देख लेना. I would say that answer, all the answers rather she's written, those are ideal answers. Okay, those are ideal answers. तो वो एक बार ना पढ़ लेना. अगर आपका स्टार्टिंग से ही, अगर आपका इतना अच्छा टेक है, ग्रास्पिंग लेवल है, ओके, अज्यूमिंग दैट यू पीपल हैव नॉट कॉपीड, ये अज्यूम करके मैंने आपको मार्क्स दिए हैं. रेस्ट यू ऑल आर अवेयर व्हाट यू हैव डन. ठीक है, मैंने तो ये अज्यूम करके ही पढ़ा है दैट यू हैव गिवन टेस्ट इन गुड फेथ. मैंने ये अज्यूम करके आपको मार्क्स दिए हैं. ठीक है, एंड दिस मच level of maturity and understanding is expected from you all at this age. So I don't need to inform you all at the beginning of every test that make sure the books are closed, make sure you don't copy. There was one student who called me and he said कि doctrine of KV tempter याद नहीं आ रहा है. So I told him, I don't remember who it was, but I told him that open your books, read it, learn it, close and then write. So that gave me a sense that yes, you all are actually writing the way I want. ठीक है, तो अगर आप मेरे को ये चीज भी इन्फॉर्म कर रहे हो, so I felt rather happy. ठीक है, so make sure you do it this way only. ठीक है, your ये जो दो चैप्टर्स हैं, सोगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, these are the lengthiest chapters in the entire business law. मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट डे पर ही बताया था, सोगा में आपके 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम अब 3rd यूनिट पर चल रहे हैं. ठीक है, राइट. उसके बाद जो आईसीए, जो दूसरा चैप्टर आई टेक, इन दैट यू हैव 6 यूनिट्स. 6 यूनिट्स. इमेजिन, ये यहाँ पर सोगा के जो 4 यूनिट्स हैं वो छोटे भी हैं और इजी भी हैं. क्यों? क्योंकि हम उसे डेली लाइफ ट्रांजैक्शंस और एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ रहे हैं. ठीक है, आईसीए भी काफी रियलिस्टिक चैप्टर है, बट इसमें जो 6 यूनिट्स हैं दे आर लेंदी एंड दे आर हेवियर. ठीक है, तो काफी टाइम लगेगा, और प्लस हमारा अब ये ऑनलाइन क्लासेस है, सो इट इज अ काइंड ऑफ ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाता है, बट आई रादर टेक इट फ्रॉम माई एंड. ऑल्सो नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन विच वी आर डीलिंग विथ करंटली, हम आई थिंक 3-4 लेक्चर्स में से 3-4 लेक्चर से यही पढ़ रहे हैं. And hardly I'm taking 2 points because it is that time consuming. ठीक है, तो जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं टाइमली उन्हें दे दो. इफ यू वांट एक्स्ट्रा टाइम आस्क मी, पर ऐसा ना हो कि यू फील कि आज का दिन तो हो गया, आज के दिन ही टेस्ट देना था, अब मैम कल एक्सेप्ट नहीं करेगी. इफ यू गिव मी अ जेन्युइन रीजन विद इन रीजनेबल टाइम, आई विल नॉट से अ नो. सो अंडरस्टैंड इट दैट वे.
आपको टेस्ट अटेंड करना है, लिखना है, तब जाके कहीं ना कहीं यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू विल बी डन विथ वन रीड। आज अगर आपको कोई स्टूडेंट पहचान का होगा विच इज गिविंग देयर अटेम्प्ट इन दिसंबर, जैसे अब उनके एग्जाम्स थोड़े पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of December समथिंग, आस्क एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट से पूछ लो, आई गिव यू द गारंटी, every student will say, every student will be of the opinion कि लॉ में समझ जाता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा है या रॉकेट साइंस है कि 2+2 4 होता है, ये तो पता ही नहीं है, ये कैसे हो रहा है 2+2। तो पॉइंट इज कि 2+2 4 हो रहा है, ये पता है, पर नाउ दैट लॉ इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, उससे रिमेम्बर, उसको याद करने में आज तक उन्हें दिक्कत आती है। इज दैट्स बिकॉज they had not, few students had not taken business law that serious, or rather did not attend any tests. Now in your batch we have 9 to 10 students, correct? जो अब ये था दिसंबर का, अब जो है लॉट, we were teaching 65 students on Zoom, 65, उसमें से 50 students used to attempt for the test. I have every unit का separate टेस्ट होता था, and I've checked all the 50 papers. जैसे मैंने आपका ये वाला यूनिट का चेक किया था. Now you would have understood that how do I check the papers. So the point is we are sitting here to guide you, to make you, understand each and every concept. बट अगर आप ही इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप ही इनिशिएटिव नहीं लेते हो, आप टेस्ट नहीं देते हो, सो हाउ विल वी अंडरस्टैंड? वी आर नॉट सिटिंग फेस टू फेस फर्स्टली। तो आपके जेस्चर से समझना, आप क्या कर रहे हो जब मैं पढ़ा रही हूँ, आपके एक्शंस क्या हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, जो साइकोलॉजिकल थिंग्स वी अंडरस्टैंड, वो तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? मेजरली द लिटिल थिंग वी आस्क फॉर is that you communicate to us in through this chat box. Say a simple yes, say a simple no, so that we are also satisfied कि भाई जो पढ़ा रहे हैं वो एटलीस्ट समझ रहा है, राइट? दिस इज द ओनली वे वी विल अंडरस्टैंड, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो if there is coordination between us, it will be useful for both of us. ठीक है, so in short, never miss your tests. ठीक है, जो क्लास में होता है उसमें अटेंटिव रहो, do all the things properly as they are expected out of you, read every day. मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा है रोज पढ़ना है, जो आज पढ़ा है वो पढ़ना है, जो 2 दिन पहले पढ़ा था उसे क्यूमुलेटिव पढ़ना है, साथ साथ में लेके चलो चीजें। जैसे अब आपका यूनिट 3 का टेस्ट आ रहा है, सो मेजरली फोकस्ड ऑन यूनिट 3, 1-1.5 हफ्ते के लिए यूनिट 3 पर ही फोकस करो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डन विथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का टेस्ट। जब यूनिट 3 खत्म हो जाए फिर मेजरली यूनिट 4 पर फोकस करो, जब वो हो जाएगा तो पूरे चैप्टर पे एक साथ क्यूमुलेटिवली फोकस करो। दैट्स हाउ द थिंग्स आर डन। और जैसे हमारा सोगा खत्म हो जाएगा, आई विल नॉट वेट, राइट? इमीडिएटली नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देर इज नो वेटिंग पीरियड कि भाई आप इतना पढ़ लो फिर दूसरा बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए क्यूमुलेटिवली ही पढ़ना है, दैट इज द प्रॉपर वे टू स्टडी, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये पॉइंट खत्म कर लेते हैं। लेट अस सी सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स। ठीक है, पहले हम इसका एक एग्जांपल समझ लो ना। सपोजिटली देयर आर 3 पीपल, ए बी एंड सी। ठीक है, 3, देयर आर 3 पीपल। नाउ दे जॉइंटली, वर्ड को समझो, दे जॉइंटली ओन अ पेंटिंग, है ना? तीनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन करके एक पेंटिंग खरीदी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ए टोटल ओनर है ये पेंटिंग का? द आंसर इज नो। क्या बी टोटल ओनर है ये पेंटिंग का? नो। क्या सी टोटल ओनर है ये पेंटिंग का? अगेन द आंसर इज नो। तो कंक्लूजन लाइन में क्या आता है? दैट ऑल दीज 3 पीपल दे आर जॉइंटली द ओनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग। कोई भी 100% ये पेंटिंग को ओन नहीं करता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ए इज द 100% ट्रू ओनर ऑफ दिस पेंटिंग। They are partial owners, all 3 of them, because they jointly own the painting. Nobody owns the painting in total. Nobody, देखो यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है? One of the several joint owners. तो यहाँ पर there are several
joint owners. So A, B, C, they jointly own a painting. ठीक है, अब उसमें से समझ लो कि ये पेंटिंग तो तीनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दे के खरीद ली, ठीक है। अब पेंटिंग तो किसी एक के ही घर पर पड़ी रहेगी, हम पेंटिंग को 3 टुकड़ों में तोड़ तो नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसे पकड़ लो दैट दिस पेंटिंग इज एट मिस्टर एज प्लेस, ठीक है, ए के घर पर ये पेंटिंग पड़ी हुई है। यानी बी और सी कंसेंट देते हैं कि ठीक है ए तू अपने घर पर रख ले। तो ए के घर पर पेंटिंग इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि ए को चाहिए वो पेंटिंग। इसमें बी और सी का भी इक्वल कंसेंट है दैट इट्स ओके यू कीप द पेंटिंग एट योर प्लेस, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट वी जॉइंटली ओन दिस पेंटिंग, ठीक है। तो ये पेंटिंग सिर्फ ए के घर पर पड़ी हुई है, पर इसका ओनर कौन है? इसका ओनर ए है क्या टोटल? नहीं, इसका ओनर ए बी सी जॉइंटली है। जस्ट दैट ए के पास वो पेंटिंग का पोजेशन पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे समझ लो कि ए के घर पर वो सिर्फ पेंटिंग है विच इज हैंगिंग ऑन एज वॉल, एज जो भी घर का जो वॉल होगा वो उस पर है, ठीक है। और ए के घर पर क्यों पड़ी हुई है? बिकॉज बी एंड सी ऑल्सो गिव द कंसेंट, ठीक है। अब देखो, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हेन यू जॉइंटली ओन सम थिंग्स। अब इसमें पढ़ लो, if one of the several joint owners who is in the sole possession of the goods by permission of other co-owners, right, यहाँ पर ए के घर पर जो पेंटिंग पड़ी थी उस पे बी और सी ने भी कंसेंट दिया था, करेक्ट, बी और सी ने भी कंसेंट दिया था कि ठीक है भाई तुम पेंटिंग रख लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बाय परमिशन ऑफ अदर को ओनर्स। तो यहाँ पर को ओनर्स कौन हो जाते हैं? बी हो जाता है और सी हो जाता है, राइट, दे आर द को ओनर्स। तो इनकी परमिशन लेके वो पेंटिंग is with the sole possession of the goods is with the one of the several joint owners। तो यहाँ पर one of the several joint owners कौन हो गया? A हो गया, करेक्ट। इसके घर पर पेंटिंग पड़ी है with the permission of the other two co-owners, that is Mr. B and C, ठीक है। अब हुआ क्या आगे? अब पेंटिंग तो पड़ी है A के घर पे, राइट। नाउ व्हाट A डज, A ने क्या किया? He sells the good and the buyer in good faith of those goods gets a good title to goods, he gets a good title to goods, correct। अब यहाँ पर we have already seen that ये पेंटिंग किसके पास पड़ी है? the painting is with Mr. A, ठीक है। और इसमें परमिशन किसने किसने दी है? परमिशन इज गिवन by Mr. B and by Mr. C, correct, that are the other two co-owners। अब A ने किया क्या? A sold that painting to someone else। तो ऐसे पकड़ लो, A sold the painting to Mr. D, A sold the painting to Mr. D, ठीक है। अब क्या लिखा है? He sells the goods and the buyer in good faith। अब उसने A ने क्या किया? A ने ये पेंटिंग D को सेल कर दी। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है कि ये जो खरीदेगा ना गुड्स, कौन खरीद रहा है यहाँ पर? गुड्स डी खरीद रहा है। इसने तो गुड फेथ में ही खरीदी थी ए से, ठीक है। सो ही बाइज इट इन गुड फेथ, यानी डी को वो पेंटिंग का गुड टाइटल भी मिल जाएगा। फर्स्ट रीड द एग्जाम्पल, A and B, C are the joint owners of the painting, right? Same example मैंने लिया है। With the consent of A and B, Mr. C has the painting, ठीक है। यहाँ पर मैंने assume किया है कि यहाँ पर पेंटिंग किसके घर पर पड़ी है? ए के घर पर पड़ी है। यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में उन्होंने सी का नाम दिया है, ठीक है, कोई भी चलेगा रादर। तो यहाँ पर कंसेंट किसका किसका है? ए और बी का कंसेंट है, और वो पेंटिंग सी के घर पर पड़ी हुई है, ठीक है। देन ही सेल्स इट टू मिस्टर एक्स। तो सी ने क्या किया? सी ने वो पेंटिंग एक्स को सेल कर दी। हु बाइज इट इन गुड फेथ। तो सी एक्स ने वो पेंटिंग गुड फेथ में खरीदी। अनअवेयर दैट मिस्टर सी हैज नो अथॉरिटी टू सेल, एक्स गेट्स अ गुड टाइटल, ए एंड बी कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम हिम। अब सुनो, अब आपको डेफिनेटली ये डाउट तो जरूर आया होगा, या रादर आना ही चाहिए अगर मैं ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो। अब देखो, अगर कोई चीज आप जॉइंटली ओन करते हो, ठीक है, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ,
तो अगर कोई उसमें से एक सेल करता है, सो डोंट यू थिंक दूसरे का परमिशन लगेगा? करेक्ट। सो डोंट, अब देखो अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें, जो जॉइंट अकाउंट बनते हैं हस्बैंड वाइफ के, या कोई भी दो लोगों के, वॉट एवर इट इज द रिलेशन में भी, सो अगर वो जॉइंट अकाउंट को क्लोज करना है ना, तो दोनों के सिग्नेचर्स लगते हैं, दोनों का कंसेंट लगता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर पेंटिंग किस किस की थी? यहाँ पर पेंटिंग ए की थी, बी की थी और सी की थी, ठीक है, ये तीनों ओनर्स थे। अब वो पेंटिंग किसके घर पर पड़ी थी? ए के घर पर पड़ी थी वो पेंटिंग, ठीक है, इट वॉज एट मिस्टर एज हाउस। फिर ए ने क्या किया, ये ए ने ये पेंटिंग को डी को सेल कर दी। सो डोंट यू थिंक सेल करने से पहले ए को बी का परमिशन भी लेना चाहिए था, सी का परमिशन भी लेना चाहिए था, राइट? पर क्या उसने इन दोनों के परमिशन लिए? द आंसर इज नो, ही डिड नॉट टेक द परमिशन ऑफ द को ओनर्स फॉर सेलिंग द पेंटिंग टू मिस्टर डी। क्या उसने परमिशन लिया था इन दोनों का? नहीं लिया था। उसने परमिशन लिए बगैर उसने कोई फोर्थ पार्टी को वो पेंटिंग सेल कर दी, दैट इज मिस्टर डी। अब मिस्टर डी ने तो गुड फेथ में खरीदी थी वो पेंटिंग, तो उसे गुड टाइटल भी मिल गया। इसलिए लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, दैट अगर मिस्टर एक्स गेट्स अ गुड टाइटल, सपोज यहाँ पर डी की जगह एक्स है, एंड ए एंड बी कैनॉट रिकवर इट फ्रॉम हिम, तो यानी यहाँ पर अगर मैं अपनी एग्जाम्पल की बात करूं, तो जब बी और सी को ये चीज पता चलेगी कि ए ने तो पेंटिंग डी को सेल कर दी, तो बी और सी ये दोनों मिलकर डी के पास नहीं जा सकते हैं टू रिकवर द पेंटिंग। दिस इज द बॉटम लाइन। व्हाट इज द बॉटम लाइन? अगेन इफ वी डिस्कस, मैं वापस से लिख देती हूँ, दैट ए बी एंड सी जॉइंटली ओन द पेंटिंग, ठीक है, जॉइंटली ओन द पेंटिंग। अब मैं ये एग्जाम्पल के हिसाब से जाती हूँ, ठीक है। अब दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? द पेंटिंग किसके घर पर पड़ी है? सी के घर पर पड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? सी ने वो पेंटिंग सेल कर दी। किसे सेल कर दी? एक्स को सेल कर दी। अब एक्स बन जाता है बायर, करेक्ट, एक्स बिकम्स द बायर। ही ऑल्सो बाइज द पेंटिंग इन गुड फेथ, तो इसे गुड टाइटल भी मिल जाएगा। इसने एक्स ने गुड फेथ में वो खरीदा, तो पेंटिंग का गुड टाइटल भी एक्स को मिल जाएगा। अब जब बी और सी को ये बात पता चलेगी कि जब ए और बी को, राइट, क्योंकि यहाँ पर बेचा किसने था? सी ने बेचा था। ये सी के घर पर पड़ी थी और सी ने एक्स को बेचा था, राइट। तो जब ए और बी को ये बात पता चलेगी कि सी ने तो एक्स को सेल कर दिया है और उसने हमारा परमिशन भी नहीं लिया, तो कंक्लूडरी लाइन क्या है कि ए एंड बी कैन नॉट रिकवर द पेंटिंग फ्रॉम एक्स। अब वो पेंटिंग हमेशा हमेशा के लिए एक्स की ही बन जाती है। सो ए एंड बी कैन नॉट रिकवर द पेंटिंग फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर सेल किसने किया था पेंटिंग? सी ने सेल किया था। क्या सी फुल ओनर था पेंटिंग का? द आंसर इज नो। बट डिड ही सेल? यस। और जिसने खरीदा, क्या उसे गुड टाइटल भी मिला? अगेन द आंसर इज यस। तो अगेन देखो, हमने हर पॉइंट में ये प्रूव किया है कि जो सेल करता है, अगर वो ओनर नहीं भी है, इस केस में तो ठीक है वो पार्शियल ओनर था, पर क्या वो कंप्लीट ओनर था? वॉज सी कंप्लीट ओनर ऑफ द पेंटिंग? नो, ही वॉज जस्ट अ पार्शियल ओनर, ठीक है। बट ही स्टिल सोल्ड द पेंटिंग, ही स्टिल, उसने एक्स को सेल कर दी पेंटिंग। तो यहाँ पर एक्स ने तो गुड फेथ में खरीदी, तो उसे गुड टाइटल भी मिल जाएगा। और बॉटम लाइन क्या है कि जब ए और बी को ये बात पता चलेगी कि सी ने हमारे परमिशन के बिना ये पेंटिंग सेल कर दी है, तो वो एक्स से जाके रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बॉटम लाइन। Now tell me, has everybody of you all understood this particular point? Sale by one of the several joint owners. बता दो। ये हेडिंग लिख लो आप अपने बुक में, राइट डाउन दिस हेडिंग। और ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है वो भी लिख दो। These small drawings ना, these are actually helpful. That's the reason I've always said कि लिख लो जो भी I am explaining. कोई डाउट है तो पूछो, बताओ। See, this is, I think, I would say that this point is little different from the other points, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर होता है ना, वो एटलीस्ट पार्शियल ओनर होता है। बाकी के जो हमने पॉइंट्स देखे हैं उसमें सेलर पार्शियल ओनर भी नहीं होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर एटलीस्ट मिस्टर सी इज द पार्शियल ओनर. दिस इज द डिफरेंस. यस एवरीबडी बताओ, समझा है नहीं समझा है, डाउट है पूछो.